जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज सर? आ रही है। जी बच्चों स्टार्ट करें। आप सबको मेरे बारे में पता ही है, ठीक है? जी सर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर. We are going to study manual therapy in this semester, or manual therapy is very important to you. इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है और समझना है, ठीक है? समझें कि ये इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ थेराप्यूटिक्स, ठीक है? या एडवांस है थेराप्यूटिक्स का, ठीक है? मैनुअल थेरेपी। और इसमें हम लोग सारी जो मैनुअल थेरेपी इज एक्चुअली अबाउट ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ मैनुअल टेक्निक्स, ठीक है? और इस मैनुअल थेरेपी में आपके पास स्ट्रेचिंग आ जाती है, मोबिलाइजेशन आ जाती है, ठीक है? फिर स्ट्रेचिंग में डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं, ठीक है? मोबिलाइजेशन के आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, केल्टन बॉन्ड है, मेटलैंड मोबिलाइजेशन है, जो कि आप लोग थेरापेटिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है? और इसके अलावा आपके पास मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है, ठीक है? तो मैनुअल थेरेपी इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ मैनुअल टेक्निक्स। इसमें हम लोग स्टार्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है? जो स्टार्ट के हमारे लेक्चर्स हैं, दैट इज ऑल अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स। और लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द स्पाइन, ठीक है? मेनली हमने इसमें स्पाइन कवर करनी है, ठीक है? और स्पाइन में किस किस तरीके से मूवमेंट इनिशिएट होती है, कैसे कैसे मूवमेंट्स को हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है, कौन से रीजन में कौन से मूवमेंट हो रही है, ठीक है? और वो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो वो मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं। मतलब ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस मैनुअल थेरेपी रिलेटेड टू स्पाइन, ठीक है? तो वन बाय वन हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैनुअल थेरेपी। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। जी, सबको नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। Okay, let's start with manual therapy. Lecture number 1. First of all, have a look at the contents of this lecture. Uh, we are going to study about the classification of joints. Then we are going to study about three-dimensional joint positioning, in which we have different types of positions: resting position, नॉन रेस्टिंग पोजीशन, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है? और क्लोज पैक पोजीशन, ठीक है? जीरो पोजीशन भी होती है इसमें। टोटल 5 टाइप की पोजीशंस हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ दी हैं, ठीक है? फिर हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द बोन एंड जॉइंट मूवमेंट। वी विल we will have to study about the combined bone movements, in जिसमें आपके पास कपल्ड मूवमेंट भी आ जाती है और नॉन कपल्ड मूवमेंट भी आ जाती है। हम लोगों ने कनकेव कन्वेक्स रूल थेरापेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है? इसमें भी थोड़ा सा एक व्यू दिया हुआ है कनकेव कन्वेक्स रूल का, ठीक है? एबनॉर्मल रोलिंग और ग्लाइडिंग के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? और ट्रांसलेशन ऑफ बोन के बारे में बताया हुआ है कि हाउ द बोन्स आर ट्रांसलेटेड और हाउ द ग्लाइडिंग इज पॉसिबल, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं मैकॉनल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है? नाउ दिस साइंटिस्ट हैज क्लासिफाइड द जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि एक जॉइंट में कितने प्लेन्स में मूवमेंट
पॉसिबल है या एक जॉइंट कितने प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करता है. Let's say if a joint is allowing movement in a single plane around a single axis, then it means that it has a degree of freedom of 1. And if a joint is going to allow movement in two planes around two axes, two different axes and the two different planes में अगर एक joint movement allow कर रहा है तो then we will say that there is degree of freedom of 2. And if the joint is allowing movement in three different lanes, then we will say that there is a degree of freedom of 3. So first of all, McConnell has classified the joints as unmodified ovoid joint and modified ovoid joint. Now, unmodified ovoid means, for example, it corresponds to our hip joint or the glenohumeral joint. ठीक है. Both of these are unmodified unmodified ovoid joints. ठीक है. Now, unmodified ovoid joint, why we are saying it as unmodified ovoid? Because one of the articular surface is more of an oval shaped and the other one is relatively flatter. Both are not directly similar to each other, or they are not similar to an oval shaped. The one is more oval shaped and the other one is relatively flatter. So that's why we have called it as unmodified ovoid joint. ठीक है. Unmodified ovoid joint में आपके पास ball and socket joints आते हैं और इनकी degree of freedom 3 होती है. ठीक है. इसको हम लोग ट्राई एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं. ऐसा जॉइंट जिसकी जो मूवमेंट है वो 3 एक्सिस के अराउंड पॉसिबल हो, 3 प्लेन्स में पॉसिबल हो. ट्राई प्लेनर जॉइंट भी बोल सकते हैं. जब हम प्लेन्स की बात करें, अगर हम एक्सिस की बात करें तो वी कॉल्ड इट एज ट्राई एक्सियल जॉइंट. ठीक हो गया. द सेकंड वन इज द मॉडिफाइड ओवॉइड जॉइंट. ठीक है. द मॉडिफाइड ओवॉइड जॉइंट इज बाई एक्सियल जॉइंट. इट इज ellipsoidal in nature. ठीक है. Ellipsoidal, you can say that um, just like metacarpopharyngeal joints. ठीक है. Now, if you see that if you see the structure of metacarpopharyngeal joint, they are relatively flatter surfaces. Both of the articular surfaces have relatively flatter surfaces. ठीक है. uh, uh, they are not like more or oval shaped or more of flatter surface, relatively flatter surfaces, और दोनों की एक जैसी surface होती है. So we called it as modified ovoid shape और modified ovoid joint. ठीक है. इनको हम लोग बाईएक्सियल जॉइंट बोलते हैं क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो दो एक्सिस के अराउंड पॉसिबल है. ठीक है. सो वी कॉल्ड इट एज मेटाकार्पोफिनेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स. ठीक हो गया. The next one is unmodified sellar joint. ठीक है. सेलर को आप सबको पता है. वी कैन यूज सैडल और सेलर एज वेल. ठीक है. सैडल शेप जॉइंट्स जितने भी होते हैं, they are all biaxial joints. ठीक है. And the example is, more common example is the first carpometacarpal joint. ठीक है. The first carpometacarpal joint is the unmodified sellar and the saddle shaped joint. And the next type is the modified sellar joint. The modified sellar joint is a hinge joint. ठीक है. And it is uniaxial. It will allow movement only around one axis and in one plane. And these are called their example is the interpharyngeal joints. ठीक हो गया. So this classification was given by McConnell's. ठीक है. Just to describe that there are different types of joints in our body and how we are going to manage these joints. ठीक है. इसी तरीके से हमारे spine में भी जो joints हैं वो different हैं on the basis of कि वो either it is a facet joint or either it is an intervertebral joint. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें इसकी आपके जो facet joints हैं तो they are relatively flatter surface. They have flatter surface
And if we talk about the intervertebral joint, ठीक है, they have flatter surface, but they will allow different type of movements. Means ठीक है कि आपकी जो intervertebral joint है, उस पे gliding भी होती है और उस पे rolling और tilting भी होती है, ठीक है, जबकि जो आपका facet joint है, उसके ऊपर सिर्फ gliding possible है. So that's why I am giving you a review of these type of joints. ठीक हो गया? यहाँ तक बच्चों बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. So move towards the Facet joint, next slide. जी. sir. Please facet joints का दोबारा बता दें. Now और intervertebral. मैंने बात की है facet joints और intervertebral joints. लेट्स से स्पाइन के अंदर ये दो जॉइंट्स बहुत कॉमन हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हर लेवल के ऊपर आपका फेसर जॉइंट भी प्रेजेंट है, इंट्रोवर्टिबल जॉइंट भी प्रेजेंट है. अगर हम इंट्रोवर्टिबल जॉइंट की बात करें तो इंट्रोवर्टिबल जॉइंट के ऊपर रोलिंग भी पॉसिबल होती है, ग्लाइडिंग भी पॉसिबल होती है और टिल्टिंग भी पॉसिबल होती है. Tilting, either it will tilt to anteriorly or either it will tilt posteriorly. ठीक है, one vertebra over the lower vertebra. ठीक है, मतलब जो एक ऊपर वाला वर्टिब्रा है वो टिल्ट कर सकता है, फॉरवर्डली भी वो टिल्ट कर सकता है, बैकवर्डली भी. तो ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट की खसूसियात है. लेकिन अगर हम बात करें एक इसकी फेसेट जॉइंट की, तो फेसेट जॉइंट में सिर्फ अलाउ जो है वो आपकी ग्लाइडिंग पॉसिबल होती है, वो आपकी कोई रोलिंग या टिल्टिंग पॉसिबल नहीं होती, ओनली ग्लाइडिंग इज पॉसिबल. ठीक है. जी सर. Now, and the next one is we are going to study. There are two types of joints in our body. ठीक है. First of all, this is for your clarification. This is for your concepts. ठीक है. Now, the one is the anatomical joint and the other one is the functional joint, or we can say it as a physiological joint. Now, what we meant to say about the anatomical joint, the anatomical joint is the joint without any soft tissues surrounding a joint. ठीक है, एक जॉइंट को जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू सराउंड करें, अगर हम उन सॉफ्ट टिश्यूज को खत्म कर दें, लाइक मसल्स को रिमूव कर दें, जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनको रिमूव कर दें, हम जो सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स हैं उनको रिमूव कर दें, हम सराउंडिंग में जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको रिमूव कर दें, और जो कनेक्टिव टिश्यूज की कवरिंग्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको रिमूव कर दें, ठीक है, तो जो पीछे हमारे पास एक जॉइंट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज एन एनाटॉमिकल जॉइंट. ठीक है. अब वो कहते हैं कि ये क्यों जरूरी है, कि हमें क्यों पता चले कि एनाटॉमिकल जॉइंट क्या है और फंक्शनल जॉइंट क्या है. ठीक है, ये इस वजह से है ताकि हमें पता चल सके कि व्हाट आर द कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड व्हाट आर द नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स. अब ये जिस एनाटॉमिकल जॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ एनाटॉमिकल जॉइंट की, इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बाकी रह जाएंगे वो सारे क्या हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. द ब्लड वेसल्स, the peripheral nerves, ठीक है, the muscles itself, their connective tissue coverings, अगर हम इनको रिमूव कर दें जॉइंट के अराउंड से, तो जो भी बाकी चीज बचेगी वो आपका एनाटॉमिकल जॉइंट कहलाएगा. ठीक हो गया. अब इस एनाटॉमिकल जॉइंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं. एनाटॉमिकल जॉइंट के अंदर आपके पास दो बोन्स हैं, दो बोन्स की आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं. ठीक है. बोन्स, इट्स आर्टिकुलर सर्फेसेस, ठीक है, सराउंडिंग का जो जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, और लिगामेंट्स, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स भी हो सकते हैं, वो इंट्रा कैप्सूलर भी हो सकते हैं. ठीक है. फिर इसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स एज वेल. अब इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट की अगर हम बात करें तो नी जॉइंट के अंदर मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो कि एक एग्जांपल है किसकी, आपके इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर की. तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स के मैंने नाम लिए, बोन्स, देयर आर्टिकुलर सर्फेसेस, जॉइंट कैप्सूल, आर्टिकुलर कार्टिलेज इटसेल्फ, दैट इज एन इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मेनिस्कॉइड्स, ठीक है, और मेनिस्कस, ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स और इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स, they all going to form an anatomical joint. ठीक है.
और इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं दैट आर इनर्ट स्ट्रक्चर्स और नॉन कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई बच्चों? जी जी बच्चों, बात की समझ आई है? यस सर। सारे Yes, बच्चे sir. सो रहे? जी सर। सर आ गई है। यस सर आ गई। ओके, now move towards the next slide, that is the physiological joint or the functional joint. Now if we talk about the physiological joint or a functional joint, we must include that anatomical joint in it because without that anatomical joint a function cannot be performed. Okay, and a physiological joint cannot be made. So that anatomical joint which we have learned before, this anatomical joint includes all the soft tissues surrounding this anatomical joint, whether it is a skin, whether it is muscles, whether it is blood vessels, whether it is peripheral nerves, whether there are connective tissues, whether there are fascias, everything surrounding that anatomical joint, ठीक है, including that anatomical joint is going to form a physiological joint or a functional joint. Now all these structures except that anatomical joint, ठीक है, these are called as contractile structures. ठीक है, these are what we call it as contractile structures. Now, how the skin is going to be a contractile structure? You may ask why the skin is going to be a contractile structure. I am giving you an example. Let's say there is a burn injury to a patient, ठीक है, and there is a scar formation, ठीक है, around the joint. Will he or she be able to move that joint? Will he or she be able to perform any function with that joint where there is a scar formation? Obviously, no. That scar will not allow that underlying joint to move. Now, there is not a single injury to that underlying joint or the muscles or their articular surfaces or their meniscus or their articular cartilages, but actually what is going to prevent that joint from moving is that the scar tissue which is going to form as a result of burn injury. ठीक है, so that's why all these structures are going to be included in contractile structures. ठीक हो गया? This is the Yes sir. pictorial demonstration. This anatomical joint, ठीक है, the 1 and 2 demonstrates the anatomical joint only, and this third and fourth, these 3 and 4 digits, they are going to show you about the surrounding soft tissues, the muscles, ठीक है, the fascia, the blood vessels, the peripheral nerves, all the tissues that are going to surround this anatomical joint. This is known as a whole, it is known as the physiological joint or the functional joint. ठीक हो गया? Now move towards our next heading, that is the three-dimensional joint positioning. Now this is very much important in making your assessments. ठीक है, whenever you are going to assess a patient, these positions they are going to give you a better view how you are going to assess a patient and how you are going to treat that patient. ठीक है, with the help of these three joint positioning system. Now there are 5 different positions: the zero position, the resting position, actual resting position, non-resting position, and the close pack position. Now, first of all, start with the zero position. Now, what is zero position? All you have learned about the uh, anatomical position के बारे में आप सबको पता होगा, पता है?
Yes, sir. Anatomical position of your body. Hands forward or body proper aligned. Yes, ठीक है. So that anatomical position is going to be the reference point. ठीक है. So whenever you are going to take any measurement, you have to take that measurement from that anatomical position. ठीक है. सही है. Let's say if I am going to take if I am going to take a measurement of shoulder elevation or shoulder flexion, I have to allow the patient to go in anatomical position, and then from that anatomical position he or she will elevate or forwardly flex his or her shoulder till uh, where uh, till where its joint where his or her joints allow. मतलब जहां तक उसका जॉइंट अलाउ करेगा वो वहां तक अपनी मूवमेंट को लेकर जाएगा. लेकिन ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है ये हमारी क्या कहलाएगी? एक रेफरेंस पोजीशन कहलाएगी. हमने जितनी भी मूवमेंट की मेजरमेंट लेनी है, जितनी भी रेंज ऑफ मोशन को हमने मेजर करना है, ठीक है, वो हम लोगों ने जीरो स्टार्टिंग पोजीशन से मेजर करना. ठीक है. और ऑब्वियसली आप सबको पता है कि रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? एक गोनियोमीटर यूज करते हैं. ठीक हो गया. सही है. नाउ द सेकंड वन इज द रेस्टिंग पोजीशन. नाउ is this position of a joint is a position where all the surrounding structures of a joint. बेटा मेरी बातों के ऊपर जरा फोकस करना है. This is the position where all the surrounding structures, whether there are skeletal muscles, whether there are blood vessels, whether there are peripheral nerves, whether there are skin, ठीक है, all the surrounding structures around the joint are flexed और आर रिलैक्स्ड. ठीक है. जहां पर ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं ये अपने रिलैक्स पोजीशन में हो, या जहां पर ये तमाम स्ट्रक्चर्स रिलैक्स हो एक जॉइंट के अराउंड, ठीक है, वहां पर उस जॉइंट की पोजीशन को हमको बोलते हैं कि डेट इज अ रेस्टिंग पोजीशन. ठीक हो गया. यहां तक बात की समझ आ गई है बेटा? सही है. अब Yes, sir. जी सर. इस रेस्टिंग पोजीशन का क्या फायदा होता है? Now this resting, what is the advantage of this resting position? Obviously, जब आपके तमाम surrounding structures जो हैं वो बिल्कुल relax होंगे, ये वो position जहाँ पर आपके तमाम surrounding structures बिल्कुल relax होंगे, वहाँ पर आपको assess करना बहुत easy हो जाता है. ठीक है. वहाँ पर आपको सबसे ज्यादा joint play मिलती है. ठीक है. जॉइंट प्ले किस लिए जरूरी होती है? हमें ग्लाइडिंग, हम इजीली ग्लाइडिंग परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. जब आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करते हो या इंटर्नशिप करते हो, तो वहां पर आपको यही सबसे पहली चीज बताई जाती है कि आपने रेस्टिंग पोजीशन के अंदर पेशेंट को ट्रीट करना है या रेस्टिंग पोजीशन में पेशेंट को असेस करना है. ठीक है. दैट्स व्हाई दिस रेस्टिंग पोजीशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है. Now this resting position is also a position where your most of the symptoms can relieve by their own. ठीक है. यहाँ पर आपके symptoms जो है वो relieve हो जाएंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि maximally apart होगा from इसमें जो articular surfaces हैं वो apart होंगे, maximally apart होंगे, जिसकी वजह से आपका joint play भी ज्यादा हो जाता है. ठीक हो गया. इसको हम लोग loose pack position भी बोल सकते हैं. ठीक हो गया. हाँ. Sir, I have a question. जी जी. सर आर्टिकल सरफेस अपार्ट कैसे, मतलब वो तो रिलैक्स पोजीशन में है ना, ये तो एक्सप्लेन करना. अपार्ट मतलब कि दे आर नॉट मच कंपेक्ट विद ईच अदर. ठीक है. मतलब कि अपार्ट का मतलब कहने का ये है कि ये वो पोजीशन होगी कि जिसमें जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नहीं होंगी. मतलब कोई पैथोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा. ठीक है. मैं सिर्फ बात क्या कर रहा हूँ कि नॉर्मल जॉइंट में ही दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस में जहां जिस पोजीशन में मैक्सिमम फासला आ जाए, ठीक है, दो आर्टिकुलर सरफेसेस के दरमियान, ठीक है, वो उसकी लूज पैक पोजीशन होगी.
ठीक है, इसी फासले की वजह से हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर जॉइंट प्ले ज्यादा पॉसिबल होता है लूज पैक पोजीशन में। ठीक है, जी सर, ठीक हो गया। थैंक सही यू। है। इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। जी नॉर्मल जी। जॉइंट के अंदर वो पोजीशन जिसमें जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो मैक्सिमली अपार्ट हो जाए, ठीक है, बाय देयर ठीक ऑन, है। ठीक है, ओके। ड्यू टू द शेप ऑफ देयर आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, ठीक। जी सर। सो व्हाट थैंक आर यू। द यूजफुलनेस? हम ये लूज पैक पोजीशन को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इट टू एवेल्युएट अ जॉइंट प्ले। ठीक है, जॉइंट प्ले को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग रेस्टिंग पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, हम सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए रेस्टिंग पोजीशन यूज कर सकते हैं। हम हाइपोमोबिलिटी को ट्रीट करने के लिए लूज पैक पोजीशन यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर जॉइंट डैमेज, ठीक है, सेकेंडरी जॉइंट डैमेज, सेकेंडरी जॉइंट डैमेज का मतलब क्या है कि कोई फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर के बाद क्या हो गया कि ऑब्वियसली स्प्लिंटिंग होगी। ठीक है, लेट्स से सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद अब स्प्लिंटिंग तो पॉसिबल है, स्प्लिंटिंग होगी। तो जब स्प्लिंटिंग होगी तो ऑब्वियसली उस स्प्लिंटिंग की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी जॉइंट डैमेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? कॉन्टिन्यूस स्टेसिस में रहेगी आपकी, कॉन्टिन्यूस स्टेसिस में रहने की वजह से आपका जॉइंट एडिशंस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, सही है, और पेन कॉज करना शुरू कर देगा। तो वो जो सेकेंडरी जॉइंट डैमेज है आप उसको भी मिनिमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, अगर आप इसको रेस्टिंग पोजीशन के अंदर करोगे तो देयर आर मिनिमम चांसेस टू डेवलप एडहेजन, देयर आर मिनिमम चांसेस टू प्रोड्यूस अ पेन ड्यूरिंग एनी मूवमेंट। ठीक हो गया। Now the third one is the actual resting position. Now what do you know about actual resting position is uh, if uh, if any doctor or physical therapist, ठीक है, find it difficult to locate the resting position, अगर एक ऐसा अगर एक डॉक्टर जो है या एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो किसी पेशेंट की रेस्टिंग पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर पाया, ठीक है, समझ आई बात की? अगर हाँ एक जी। फिजिकल थेरेपिस्ट और एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट की रेस्टिंग पोजीशन को फाइंड नहीं कर पाया किसी भी वजह से, ठीक है, और वो किसी एक ऐसी पोजीशन पे, ठीक है, ऐसी पोजीशन पे ट्रीट कर रहा है या किसी ऐसे पोजीशन पर जाता है जहां पर उसको सबसे ज्यादा लेग्जिटी मिले, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज एन एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, समझ आ गई बात की? बच्चों बात की समझ आइए एक्चुअल यस रेस्टिंग सर। पोजीशन की? एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि रेस्टिंग पोजीशन आपको फाइंड आउट नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने कोई एक ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जितनी आपके पास रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है, ठीक है, जितनी भी रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है एक पेशेंट की, आपने वो ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा आपको फील हो कि यहाँ पर मैं इजीली इसको मैनेज कर सकता हूँ या यहाँ पर मैं इसको इवेल्युएट कर सकता हूँ इजीली, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। ठीक हो गया। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ पोजीशन इज द नॉन रेस्टिंग पोजीशन। अब रेस्टिंग पोजीशन के अलावा कोई भी और पोजीशन होगी रेस्टिंग पोजीशन के अलावा तो हम उसको नॉन रेस्टिंग पोजीशन कहेंगे। अगर आप बॉडी में देखो, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगा जिसके अंदर आपके पास ये सारी डिग्रीज लिखी होती हैं कि जी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन क्या है, एल्बो जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन क्या है, रिस्ट जॉइंट की एल्बो रेस्टिंग पोजीशन क्या है, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी जॉइंट, ठीक है, इनकी रेस्टिंग पोजीशंस क्या है। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो तमाम ऐसे ऐसी पोजीशन जो रेस्टिंग पोजीशन के अलावा हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉन रेस्टिंग पोजीशन कहलाती हैं। ठीक है, और नॉन रेस्टिंग पोजीशन के अंदर जो जॉइंट प्ले होता है वो बहुत कम मिलता है हमें, ठीक है, हमें उतनी अच्छी लेग्जिटी नहीं मिलती। ठीक हो गया। और नॉन रेस्टिंग पोजीशन के अंदर कोई भी मैनेजमेंट परफॉर्म करना,
कोई भी इवेल्युएशन परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा उसमें स्किल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मतलब वो एक फ्रेश ग्रेजुएट परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, नॉन रेस्टिंग पोजीशन। द लास्ट वन इज द क्लोज पैक पोजीशन। क्लोज पैक पोजीशन मस्ट फॉलो दीज 3 क्राइटेरियाज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कि जिसमें ऐसे पोजीशन जिसमें जॉइंट कैप्सूल और जो लिगामेंट्स हैं, ठीक है, दे आर मैक्सिमली टाइट एंड दे आर मैक्सिमली टेंस्ड, ठीक है। उस पोजीशन, वो पोजीशन जिसमें आपके लिगामेंट्स, ठीक है, या आपके कैप्सूल्स मैक्सिमली टाइट है, हम उसको बोलते हैं कि दैट इज अ क्लोज पैक पोजीशन, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर क्या है क्लोज पैक पोजीशन का कि देयर विल बी अ मैक्सिमम कांटेक्ट बिटवीन द टू आर्टिकुलर सरफेसेस, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की रेस्टिंग पोजीशन की कि दो आर्टिकुलर सरफेसेस में जितनी अपार्ट होंगी, ठीक है, उतना ही उसका अच्छा रेस्टिंग पोजीशन होगा, ठीक है। अब क्लोज पैक पोजीशन में ये इसका करेक्टर है कि आपने आपकी जो आपकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, ठीक है, वो मैक्सिमली इन कांटेक्ट हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। और लास्ट में जो आपका करेक्टर है कि जो आपकी ग्लाइडिंग है आर्टिकुलर सरफेसेस की एक दूसरे के साथ, वो आपकी मैक्सिमम रिड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। तो इन क्योंकि तीनों सर फैक्टर्स। जी एक बात, क्योंकि ग्लाइडिंग वहां पे मैक्सिमम हो रही थी ना हमारे पास लूज लूज पैक पोजीशन में, जी तभी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। मैक्सिमम रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो जहां जिस पोजीशन में ये तीनों चीजें करेक्टर्स मौजूद होंगे जिस पोजीशन के ऊपर, उसको हम लोग क्लोज पैक पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, so let's move towards the next heading, that is bone and joint movement, ठीक है। Now whenever a bone is moved, ठीक है, obviously a joint move, ठीक है। बोन की मूवमेंट को हम लोग दो तरह से देखते हैं, ठीक है। दो किस्म की मूवमेंट्स हैं बोन की, ठीक है, और एक है आपकी रोटेशंस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो रोटेशंस होती हैं आपकी, ये एक मूवमेंट है जो कि एक एक्सिस जी बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, अब sir. आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके, यहां तक आप लोगों को पता चल गया ना, क्लोज पैक पोजीशन तक पता चल गया आप सबको? Yes, जी sir. सर, हमें बोन की दो मूवमेंट होती हैं, ऑसिलेशन और रोटेशन, यहाँ तक आवाज आई है। नाउ स्टार्ट विद रोटेशंस। अब रोटेशन जो है वो क्या है कि किसी भी एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट हो रही है, कर्व्ड मूवमेंट ऑफ अ बोन, ठीक है, एंगुलर मूवमेंट ऑफ अ बोन, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है ट्रांसलेशन ऑफ अ बोन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि जहां पर बोन पैरेलली मूव कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। नाउ vertebrae have both these type of movements. They can rotate, ठीक है, and they can translate. Sir, However, the screen share नहीं हो रही। जी Screen share नहीं हो रही। अच्छा बच्चों, जी बच्चों अब हो रही है। जी सर। यस सर। अच्छा, अब स्पाइन के अंदर रोटेशन भी पॉसिबल है, ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो कहता है कि जो रोटेशन है वो बहुत मिनिमल सी होती है और ट्रांसलेशन आपको इजीली आप उसको एप्रीहेंड कर सकते हो, ठीक हो गया।
So these are the types of bone movement. ठीक है, रोटेशंस को हम लोग फर्दर आगे जी बच्चों आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। बच्चों एक्चुअली इंटरनेट का इशू आ रहा है यहाँ लाहौर में काफी ज्यादा, जिसकी वजह से ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, I'm going to show. So we were talking about the rotation of a bone. ठीक है, now the rotation can be performed actively and can be performed passively. ठीक है, now there are two types of bone rotations as well, whether it is uniaxial or whether there are multiple multi-axial. ठीक है, रोटेशंस ऑफ बॉन जो यूनिएक्सियल होती हैं उनको हम लोग प्योर कार्डिनल स्विंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड अगर कोई मूव कर रही है बोन, एक ही एक्सिस के अराउंड, मतलब अगर आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में अगर आपकी ह्यूमरस फ्लेक्शन की तरफ जा रही है, तो इसमें सिर्फ ह्यूमरस ने क्या करना है, फॉरवर्डली फ्लेक्स नहीं हो रही, या बोन सिर्फ रोटेट नहीं हो रही, बल्कि एट द सेम टाइम उसके ऊपर मल्टीपल इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशंस भी अलाउ हो रही हैं। ऐसे है कि नहीं है? ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। जैसे हम लोग बात जी करते सर। थे नी नी एक्सटेंशन की, कि जब नी एक्सटेंड होता है तो टिबिया जो है वो फॉरवर्डली मूव करती है, तो जैसे ही टिबिया फॉरवर्डली मूव करती है तो टिबिया एंड के ऊपर एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है। ये हमारे हाथ में तो नहीं ना है, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही एक्सिस के अराउंड कोई मूवमेंट हो रही हो बोन की, तो हम उसको प्योर कार्डिनल स्विंग बोलेंगे, और अगर मल्टीपल एक्सिस के अराउंड हो रही है तो हम उसको इम्प्योर आर्कुएट स्विंग बोलेंगे। ठीक है, और हमारी बॉडी में ज्यादातर जो मूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, मल्टीपल एक्सिस के अराउंड हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी में शायद ही कोई ऐसे मूवमेंट हो जो कि यूनिएक्सियल हो रही है। ठीक है, या जो प्योर कार्डिनल स्विंग को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये तमाम जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हैं वो क्या है, इम्प्योर आर्कुएट स्विंग्स हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? जी यस सर। सर। नाउ ये आप सबको पता है कि सैजिटल, ये जितनी भी आपकी जो प्लेन की मूवमेंट्स हैं, सैजिटल प्लेन मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट कौन सी होती है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट है वो कौन सी होती है ट्रांसवर्स प्लेन पे।
ये सबको पता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेजिटल प्लेन मूवमेंट्स की, तो ये फ्रंटल एक्सिस के अराउंड हो रही हैं। अगर फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स की बात करें तो ये सेजिटल एक्सिस के अराउंड हो रही हैं। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट की, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड हो रही है, ठीक है। मतलब अगर हम स्पाइन पे हम खड़े होकर रोटेट करें, स्पाइन को रोटेट करें, तो ये किसकी एग्जांपल है? ऑब्वियसली ये एग्जांपल है आपके ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट की, ठीक है। नाउ कंबाइंड मूवमेंट्स, जिसकी हमने पहले बात की कि या इम्प्योर आर्कुएट स्विंग हो सकते हैं या प्योर कार्डिनल स्विंग हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करें इम्प्योर आर्कुएट स्विंग की, और जो कि मल्टीपल एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट होती है एट द सेम टाइम, ठीक है, दैट इज इम्प्योर आर्कुएट स्विंग, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड मूवमेंट, ठीक है। नाउ द कंबाइंड मूवमेंट्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। The one is the coupled movement and the other one is a non-coupled movement, ठीक है। अब वो कहते हैं कि coupled movement क्या होती है और non-coupled movement क्या होती है। सेम टू सेम, कपल मूवमेंट जो है, अगर हम बात करें कपल मूवमेंट की, तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, टिबिया के अगर टिबिया एक्सटेंड हो रही है ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, तो टिबिया फॉरवर्डली मूव कर रही है, और फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ टिबिया अपनी लास्ट डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन में एक्सटर्नली रोटेट भी कर जाती है, तो उसको हम लोग कपल मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर टिबिया यहाँ पर इंटरनली रोटेट करे, ठीक है, या हम खुद से इंटरनली रोटेट करने की कोशिश करें, तो वो क्या होगी? जी बच्चों, जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है, सारे मसरूफ हैं? सर इंजरी जी बच्चों, सर डिस्लोकेट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। हम कपल्ड और नॉन कपल्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टीयर सर वो शेयर तो कपल नहीं होगी फिर। कपल्ड नहीं होगी, सिंपल सी बात है। टीयर की तरह तो ऐसे ले रही हो जैसे बहुत सौखा काम है, अगर हल्की सी भी इंटरनली रोटेट हो गई तो टीयर हो जाएगा फौरन से। नहीं बेटा, सिर्फ क्या होगा, नॉन कपल्ड मूवमेंट होगी, ठीक है, सिंपली। नाउ coupled movements, they are essential for us, non coupled movements they are not essential for us, ठीक है। अगर हम नॉन कपल्ड मूवमेंट करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो डिजनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी समझ आई सर। बात की? सो कपल्ड मूवमेंट्स, देयर आर कपल्ड मूवमेंट्स, ठीक है। हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी नी एक्सटेंशन की, तो कोई भी मूवमेंट होती है तो उसकी कपल्ड मूवमेंट होती है, ठीक हो गया। कपल्ड मूवमेंट्स में वो कहते हैं कि एक सबसे ज्यादा रेंज आपको मिलती है और सबसे सॉफ्ट एंड फील होती है कपल्ड मूवमेंट्स की, जबकि नॉन कपल्ड मूवमेंट्स में आपको जो एंड फील है वो भी सख्त मिलता है, ठीक है, और जो आपकी रेंज है वो भी कम हो जाती है, एक्सक्यूज ठीक मी हो गया। सर। जी बेटा, सर जो कपल मूवमेंट होती है ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम मतलब नॉन कपल भी हो सकती है, करवा सकते हैं। कपल्ड, देखें कपल्ड हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जब हम जी। एसिमेट्री की तरफ जाते हैं, कोई इंजरी हुई है, इंजरी से प्रिवेंट होने के लिए कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म डेवलप हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जी। अल्टीमेटली हम कपल मूवमेंट को छोड़ के नॉन कपल मूवमेंट्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि कपल मूवमेंट हमारे लिए एसेंशियल है, नॉन कपल मूवमेंट हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है, ओके क्योंकि अगर नॉन कपल मूवमेंट होती जाएगी तो एक टाइम पे डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारी बॉडी में या हमारे उस जॉइंट में पर्टिकुलरली जहां पर नॉन कपल्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब चलने का तरीका है, ठीक है, कुछ लोगों के चलने का तरीका कपल्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और कुछ के चलने का तरीका नॉन कपल्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, तो ऑब्वियसली
ज्यादा एज के ऊपर कौन है डिजनरेशन के, वो जो नॉन कपल्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करें कि वो जो कपल्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करें? नॉन कपल को सर जो कर रहे ऑब्वियसली, ठीक है, उनके डिजनरेशन का सबसे ज्यादा खतरा है। समझ आ गई बात की? हैं। यस सर। ठीक है, सो moving towards the next, that is roll gliding associated with bone movements। ठीक है, नाउ हमने पहले बात की थी कि रोलिंग होती है, रोलिंग के ये करेक्टर्स हैं, ग्लाइडिंग होती है, ग्लाइडिंग के ये करेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी एडवांस के जी रोल ग्लाइडिंग होती है। ठीक है, रोलिंग भी है, साथ में ग्लाइडिंग भी हो रही है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट प्ले मूवमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली व्हेन योर बोन इज गोइंग टू मूव। ठीक है, सो वो कहते हैं कि जितनी आर्टिकुलर सर्फेसेस कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब आर्टिकुलर सर्फेसेस कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ग्लाइडिंग सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। रोलिंग होती है लेकिन ग्लाइडिंग ज्यादा होगी। और वो कहते हैं कि जितनी सर्फेसेस इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, उसमें रोलिंग उतनी ज्यादा होगी और ग्लाइडिंग उसमें कम होगी। अब ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, थेराप्यूटिक्स के अंदर। ठीक है, अब जहां पे सर्फे आर्टिकुलर सर्फेसेस इनकॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल तो नहीं ना फर्दर स्पेस अलाउ करेगा कि जी जॉइंट कैप्सूल इतना ही आराम पसंद है या इतना ही इजी है कि जॉइंट कैप्सूल अलाउ करे कि जी ठीक है, आप जहां मर्जी जाना चाहो कोई आर्टिकुलर सरफेस तो वो जा सकती है, जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों? जी सर। Now, you all know that how the rolling, how you are going to define rolling. ठीक है, rolling obviously कि when new points on one articular surface meets new point on another articular surfaces। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि that is a rolling। ठीक है, और ग्लाइडिंग क्या है? वो कहते हैं कि when same point on one articular surface meets new point on the other articular surface, इसको हम लोग ग्लाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट ग्लाइड, एक आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर सेम पॉइंट रहे लेकिन जो दूसरे आर्टिकुलर सरफेस है उसके न्यू डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएं, तो उसको हम लोग ग्लाइडिंग बोलते हैं। ठीक हो गया? अब वो कहते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्योर ग्लाइडिंग डज नॉट ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपकी हमारी बॉडी के अंदर प्योर ग्लाइडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सही है, इट विल ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोल एंड ग्लाइडिंग। ठीक है, कभी भी प्योर ग्लाइडिंग नहीं पॉसिबल होगी। ठीक है, फेसेट जॉइंट्स के ऊपर जो ग्लाइडिंग हो रही है एट द सेम टाइम इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स के ऊपर रोलिंग हो रही होती है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम जो ग्लाइडिंग है वो किसका फंक्शन हो रहा होता है? फेसेट जॉइंट का। यहां तक बच्चों बात की समझ आ गई है? जी जी सर, आप Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो you all know about concave rule and convex rule। ठीक है, whenever we talk about convex to concave rule, it means that rolling and gliding will be always opposite in direction। ठीक है, to the moving bone, if the moving bone is moving forwardly, then the rolling will be in opposite direction and uh, sorry, if the bone is moving in forward direction, rolling will be in the same direction of the moving bone, but gliding will be in opposite direction. This is what we know, what we call it as convex to concave rule. Now, if we talk about concave to convex rule, then we will say that the direction of the rolling and the direction of the gliding will always be in the same direction as of the moving bone। ठीक हो गया? Now, abnormal rolling and gliding। ठीक है,
कहते हैं कि whenever there is a hypomobility or whenever there is a structural limitations, ठीक है, in any of the joint, ठीक है, जॉइंट के अंदर हल्की से भी मैल अलाइनमेंट आ जाए, ठीक है, तो आपकी रोलिंग और ग्लाइडिंग का जो मैकेनिज्म है, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये खराब होना शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं कि जब भी रोलिंग और ग्लाइडिंग ऑल्टर्ड होती है, ठीक है, तो इस ऑल्ट्रेशन की वजह से आपकी मूवमेंट जो है या आपका जो जॉइंट है, सारा इफेक्ट और सारा इम्पैक्ट उसके ऊपर जाता है। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि जब यहां तक बच्चों बात की समझ आ गई है? सर ये पॉइंट नहीं आया समझ। एबनॉर्मल रोलिंग और ग्लाइडिंग की बात ये है कि जहां पर भी आपकी एसिमेट्री होगी किसी जॉइंट के अंदर, एसिमेट्री हो जाए, हाइपोमोबिलिटी डेवलप हो जाए, वहां पर आपकी रोलिंग और ग्लाइडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ऑल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है। और जहां पर आपकी रोलिंग और ग्लाइडिंग ऑल्टर्ड हो जाएगी, वहां पर आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। जी सर ठीक। अब वो कहते हैं कि जहां पर ये अल्ट्रेशन आती है, तो ज्यादा अल्ट्रेशन रोलिंग में आती है कि ग्लाइडिंग कंपोनेंट में आती है? हमने पढ़ा हुआ है ये, किस कंपोनेंट में ज्यादा अल्ट्रेशन आती है, रोलिंग में कि ग्लाइडिंग में? ये तो बच्चों बड़ा आसान सा है। जहां पर भी रोल रोलिंग में सर। ग्लाइडिंग, ऑब्वियसली जो सर ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग में ज्यादा ग्लाइडिंग आती में है। आती है। ग्लाइडिंग कंपोनेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। और जहां पर भी ग्लाइडिंग कम होगी, ठीक है, आपकी जो रोलिंग है वो डैमेजिंग होना शुरू हो जाएगी। वो रोलिंग आपको, आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को, आपके जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर दे। ठीक हो गया। लेट्स से ये जो अब पिक्चर है, ठीक है, दिस इज द पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन। अब इसमें वो क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पर ग्लाइडिंग नहीं होगी, मतलब एट द सेम टाइम यहाँ पर रोलिंग तो हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्लाइडिंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये डैमेजिंग होना शुरू हो जाएगा। ये जो इफेक्ट है रोलिंग का, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डैमेजिंग होना शुरू हो जाएगा। ये रोलिंग फिर ये नहीं कि जी मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं, ये मूवमेंट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, डैमेजिंग है। समझ आ गई बात की? नाउ ट्रांसलेशन ऑफ अ बोन। हमने पहले रोटेशन की बात की है। रोटेशन में हमने बात की है स्टैंडर्ड रोटेशंस की और मल्टीपल एक्सिस रोटेशन की, यूनी एक्सियल और मल्टीपल एक्सियल, ऐसे ही है। प्योर और इम्प्योर स्विंग्स की बात की। ठीक है। यस सर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ अ बोन। ठीक है, 2 to 3 मिनट्स और लगेंगे। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ अ बोन, अब वो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ट्रांसलेशन सिंपली जहां पर बोन एक दूसरे के ऊपर ट्रांसलेट करे। और वो कहते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन होती है या ये जो मूवमेंट होती है, ये बहुत छोट स्मॉल अमाउंट की होती है। ठीक है, हम लोग इसको बाय आई सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इसके लिए palpate करना पड़ता है कि कहाँ पर आपकी जो बोन है वो ट्रांसलेट हो रही है। ठीक है। सो वो कहते हैं कि जो ट्रांसलेशंस हैं, अब उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वो कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में बोन की ट्रांसलेशन हो सकती है। ठीक है, वो क्या है कि हम लोग दो आर्टिकुलर सरफेसेस जब सेपरेट हो रही हो, ठीक है, या अप्रोक्सीमेट हो रही हो, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही हो या वो एक दूसरे के पास आ रही हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोन ट्रांसलेशन। जी समरीन गुल। सर हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जा सकते हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।